नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम् नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम् प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग अलग अलग न्यूरोलॉजिकल टेस्ट के बारे में जो हम लोग कल बात कर रहे थे उसी का आगे बढ़ते हैं और अच्छे से समझते हैं कि ये जो एक्सरे रहता है, पेट स्कैन होता है, एमआरआई होता है, वो मशीनें कैसे काम करती है, कैसे दिखती हैं और उनका काम कैसे होता है। और हमें जब भी हमारे पास न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट्स के या इंजरी के बाद पेशेंट आते हैं तो हमें किस तरह से उनको टेस्ट लिख के भेजना चाहिए। और मैं अभी लैब टेस्ट के लिए भी बताऊंगा कि क्या क्या टेस्ट कराना जरूरी होता है। और ये बेसिक चीजें हैं जो आयुर्वेद के कॉलेजेस में नहीं सिखाया जाता है, लेकिन यहाँ आयुष दर्पण पे जरूर सिखाया जाएगा। सबसे पहले मैं यहाँ आप लोगों को ये बताऊंगा सीटी स्कैन का कैसा मशीन दिखता है, वो मैं दिखाऊंगा। ये देखिए आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहा है, इस तरह का सीटी स्कैन का मशीन होता है। इस प्रोसीजर में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। पेशेंट को ऐसे लिटा दिया जाता है और उसके बाद में उसका
सीटी स्कैन में क्या होता है कि ये इमेजिंग टेक्निक है जिसमें एक्सरेज को भेजा जाता है बॉडी में, और क्रॉस सेक्शन पिक्चर निकाला जाता है। इसमें कहीं पर भी कट पिट नहीं किया जाता है, ठीक है, और इसमें कोई दर्द वगैरह नहीं होता है पेशेंट को। दूसरा, ये टू डायमेंशनल इमेज निकालता है ऑर्गन्स का, बोन्स का और टिश्यूज का। इससे एकदम फास्ट निकलता है। इससे ये पता चलता है कि ब्रेन में इन्फेक्शन है कि नहीं है। सर्जन को एक गाइडेंस मिलती है कि कहाँ पर उसको बायोप्सी करना है। अगर कैंसर का चेक करना है तो कहाँ से बायोप्सी करना है, ट्यूमर कहाँ है, ये सब पता चलता है। इसी तरह से बोन में इरेगुलरिटी कहाँ है। आप लोग देखिए, यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा है कि एक सीटी स्कैन का एक फिल्म है, तो उसमें बोन में इरेगुलरिटी कहाँ है, इन्फाक्शन कहाँ है, स्पाइनल स्टेनोसिस कहाँ है, हिमरेज कहाँ है ब्रेन में, या फिर बोन में ट्रॉमा कहाँ है, कैल्सिफिकेशन कैसे है, और ब्रेन डैमेज कहाँ हुआ है। मेरी आवाज नहीं आ रही है? एक बार अनम्यूट करके देखिए, मेरी आवाज आ रही है क्या, एक बार बताइए। डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी, पल्लवी मैम, मेरी आवाज आ रही है? आ वर्षा रही मैडम? आ रही है आपकी आवाज? जी सर, आ रही है। हाँ, तो वर्षा मैडम की उधर नेटवर्क का प्रॉब्लम है। तो इससे ये पता चलता है कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कहाँ पर है। तो ये प्रॉपर डायग्नोसिस हो जाता है, और इसमें आयोडीन डाला जाता है। आयोडीन एक कॉन्ट्रास्ट डाई होता है। कुछ लोगों को आयोडीन से तकलीफ होती है, तो उनको ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है, उनको इचिंग होता है, उनको उल्टी जैसा नौशिया फीलिंग होता है। और रेडिएशन जो दिया जाता है वो कभी कभी हार्मफुल हो जाता है। इसका कुछ लोगों को ही साइड इफेक्ट होता है सीटी स्कैन मशीन से, सभी को नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद में मैं एमआरआई स्कैनर दिखाता हूँ, एमआरआई मशीन कैसा रहता है। ये सब बेसिक चीजें हैं। एक्सरे तो आप लोगों ने देखा होगा कि एक्सरे जो रहता है वो बोन में कोई इफेक्ट है, डिफेक्ट है, वो पता चलता है। जैसे ब्रेन में इंजरी हो गया तो स्कल बोन कितना फ्रैक्चर है, केवल ये हड्डियों का बताएगा, सॉफ्ट ऑर्गन्स का ये नहीं बताता है। तो पहले एक्सरे मशीन से हम लोग डायग्नोस करते हैं। आप लोगों को चेस्ट एक्सरे और फिर बोन एक्सरे, बोन फ्रैक्चर वगैरह हमको पता चलता है, एक्सरे से पता चलता है, ठीक है ना। ये आप लोगों को बेसिक तो मालूम ही है। इसी तरह से एक्सरे कराते हैं, सो के करते हैं, खड़े होके करते हैं, अलग अलग पोजीशन से करते हैं। एक्सरे वाला मालूम है आप लोगों को। सीटी स्कैन मैंने बता दिया। अब एमआरआई, एमआरआई में देखेंगे तो पेशेंट को बहुत ज्यादा लेटाते हैं, और ये भी दो तरह का एमआरआई होता है। एक क्लोज्ड बोर एमआरआई मशीन, जिसमें अंदर पेशेंट को लिटा दिया जाता है, पूरा बॉडी अंदर जाता है। और दूसरा होता है ओपन एमआरआई मशीन, है ना। तो इसमें एमआरआई मशीन जो रहता है, क्योंकि सीटी स्कैन का एक लिमिटेशन है, एक्सरेज का कुछ लिमिटेशन है, जो रेडिएशन करते हैं तो उसका कुछ लिमिटेशन है, उससे ज्यादा अच्छा क्लियर पिक्चर नहीं आता है। लेकिन एमआरआई में बहुत पावरफुल मैग्नेट यूज किया जाता है, और इसमें आवाज भी बहुत ज्यादा आती है जब ये किया जाता है प्रोसीजर। तो जिन लोगों ने भी एमआरआई का जहां पर कर रहे हैं प्रोसीजर, वहां पे अटेंड किया होगा, तो एमआरआई में बहुत खाट खुट ऐसा लगता है कि पूरा दिमाग हिल जाएगा, इस तरह का आवाज आता है। और इसमें बहुत टाइम लगता है। ये कभी कभी एक एक घंटा तक प्रोसीजर होता है। तो इसमें क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड बनाया जाता है बॉडी के चारों ओर, और कंप्यूटर से वो कनेक्टेड होता है, कंप्यूटर स्क्रीन से। और वो जब मैग्नेट के थ्रू वेव्स डालते हैं, रेडियो वेव्स डालते हैं, तो उसका इमेज, मतलब उसका जो वेव्स रहते हैं वो बॉडी में टकरा के, और फिर वो उससे पास होके कंप्यूटर पे उसके इमेजेस आते हैं। तो अलग अलग टिश्यू के भी सिग्नल आते हैं, और ब्रेन का डिटेल पिक्चर आ जाता है, नर्व टिश्यूज के आ जाते हैं, और बॉडी के ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स का भी आ जाता है, जो सीटी स्कैन में क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन वो एमआरआई में हो जाता है। तो इसे बर्थ डिफेक्ट ब्रेन का क्या पता है, मतलब बर्थ से डिफेक्ट क्या वो पता चलता है। ब्रेन में ब्लीडिंग हुआ है क्या, ब्रेन में इंफेक्शन हुआ है क्या, ब्रेन में ट्यूमर है क्या, हार्मोनल डिसऑर्डर होके कोई बड़ी सिंड्रोम है क्या, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, स्ट्रोक है, मसल वीकनेस है क्या, हियरिंग लॉस है क्या, चेंजिंग थिंकिंग और बिहेवियर है क्या। ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स में कुछ डैमेज होगा या इधर उधर होगा, नॉर्मल से अलग होगा, तो थिंकिंग और बिहेवियर में भी चेंज होगा। हेडेक है क्या, स्पीकिंग डिफिकल्टी है, विजन प्रॉब्लम है, एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स है, फिर वहां पे गांठ है, ब्लीडिंग है, ब्रेन एब्सेस है, डैमेज है, हाइड्रोसिफेलस है, इन्फेक्शन ऑफ द बोन्स है, ऑस्टियोमाइलाइटिस है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, पिट्यूटरी ट्यूमर है। ऐसे बहुत सारी चीजें रहती हैं जो हमें एमआरआई से ही पता चलती है। इसके बाद में आता है पेट स्कैन।
पेट स्कैन जो रहता है ये मैंने बताया था कि ये और ज्यादा क्लियर बताता है। पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, ये आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहा है। इसमें क्या रहते हैं कि पॉजिट्रॉन डाला जाता है, एक अलग तरह के रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रहते हैं जो कहीं पर भी ब्रेन में इंजरी हो गई या डिजीज हो गया, मशीन एक जैसी दिख रही है, सीटी स्कैन का भी और एमआरआई का भी और पेट स्कैन का, मशीन एक जैसी है, लेकिन इसमें ये सबसे हाईएस्ट क्वालिटी का इमेज लेके आता है पेट स्कैन। आजकल ये बहुत ज्यादा चल रहा है। तो पेट स्कैन में ब्रेन ट्यूमर एकदम क्लियरली दिखते हैं कि कैंसरस है कि नॉन कैंसरस है। उसके बाद में सीजर डिसऑर्डर पता चलता है, एल्जाइमर डिजीज, डिमेंशिया, ब्रेन में चेंजेस, एक एक आर्टरी हम लोग पेट स्कैन से पता चल जाता है। इतना बढ़िया ये चीजें रहती हैं। एक और रहता है डॉपलर अल्ट्रासाउंड रहता है, उसमें एक एक आर्टरी को भी हम पता चल सकते हैं। 4D 3D में आता है, वो बहुत ही अच्छा हाई क्वालिटी का डॉपलर अल्ट्रासाउंड रहता है। एक एक आर्टरी एक एक वेन को दिखता है। वो मेरे पापा जब एडमिट थे तो उनका पैरों का देखा गया था कि उनकी आर्टरीज और वेन अच्छी हैं कि नहीं है, तो वो मैंने देखा था। वो अभी मैं बाद में दिखाऊंगा कि वो कैसे होता है। एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ, ये जो है कैसर फ्रेशर फ्लैशर रिंग टेस्ट, आंखों के चारों ओर किनारे में कॉपर टॉक्सिसिटी होती है, उसके वजह से ये होता है। तो ये भी रिंग टेस्ट जो रहता है आंखों के लिए, तो वो ब्रेन से रिलेटेड रहता है, ऑप्टिक नर्व से रिलेटेड रहता है। ऐसा भी टेस्ट अभी आजकल आ गया है। तो कॉपर टॉक्सिसिटी को जानना है तो इससे होता है। और विजुअल इवोक पोटेंशियल में जैसे नॉर्मल में ऐसे वेव्स आ रहे हैं, अब नॉर्मल में कुछ अलग तरह के वेव्स आते हैं, तो वो पता चलता है। तो विजुअल इवोक पोटेंशियल टेस्ट में ऐसे इलेक्ट्रोड ब्रेन में लगा देते हैं और चेकर बोर्ड का पैटर्न होता है, उसमें कुछ देखना होता है। डॉक्टर बोलते हैं ये देखिए वो देखिए, और वो इलेक्ट्रोड से जो सिग्नल आता है उसका ग्राफ में आता है। ऐसे ग्राफ में नॉर्मल में ऐसा रहता है वेव, और अब नॉर्मल में नीचे नीचे जा रहा है बहुत ज्यादा। तो उससे हमें पता चलता है कि आंखों में क्या प्रॉब्लम है, वो जो कॉपर टॉक्सिसिटी है वो है कि नहीं है, आंखों का क्या प्रॉब्लम है ये पता चलता है। नर्व कंडक्शन वेलोसिटी टेस्ट मैंने बताया था कि नर्व का कंडक्शन अच्छे से हो रहा है नहीं हो रहा है, तो ये NCS नर्व कंडक्शन टेस्ट, उससे हमें पता चलता है। वेलोसिटी टेस्ट से पता चलता है कि नर्व्स में कितना वो हो रहा है। ये सारी बेसिक चीजें हैं जो कॉलेजेस में नहीं पढ़ाते हैं, और हमारे पास पेशेंट लेके आते हैं, लेकिन हमको मालूम ही नहीं होता है कि इस तरह से भी हमें मतलब सब चीजों को जानना है। ये देखिए नर्व कंडक्शन टेस्ट का ये ग्राफ आता है ऐसा। आप लोग को कल मैंने बताया था सीटी स्कैन में कैसे इमेजेस आते हैं, एमआरआई में उससे और अच्छा क्लियर पिक्चर आता है, पेट स्कैन में ये देखिए और ज्यादा क्लियर आता है। इसके आगे तो टेक्नोलॉजी नहीं है अभी, इतना ही अभी तक बनाया गया है। इसके साथ में मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि पैथोलॉजिकल टेस्ट भी करना पड़ता है हमें, ब्लड टेस्ट भी करना पड़ता है जब भी हमारे पास न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के पेशेंट आते हैं, जैसे कि विटामिन डेफिशिएंसीज है क्या, और दूसरा क्या है कि एबनॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स है क्या, विटामिन B12 का हमको चेक करना पड़ता है, इससे हमें न्यूरोपैथी का पता चलता है, फोलेट लेवल्स देखना पड़ता है, थायराइड का T3 T4 TSH। जब भी आपके पास न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के पेशेंट आए, इंजरी हो गया है या ब्रेन रिलेटेड कोई भी बीमारी है, तो थायराइड का टेस्ट लिख के दीजिए, लीवर फंक्शन टेस्ट लिख के दीजिए, किडनी फंक्शन टेस्ट लिख के दीजिए, सीरम यूरिया क्रिएटिनिन है बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है वो देखिए। फिर उसके बाद होता है CPK लेवल, क्रिएटिन फॉस्फोकाइनेस टेस्ट। CPK लेवल से बहुत कुछ पता चलता है कि मसल्स में कितना वेस्टिंग है, मसल्स का क्या है। क्रिएटिन फॉस्फोकाइनेस टेस्ट। एक होता है LDH, वो हम जब लिपिड प्रोफाइल करते हैं तो लिपिड प्रोफाइल में LDH, ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल और डायरेक्ट कोलेस्ट्रॉल, इनडायरेक्ट कोलेस्ट्रॉल, VLDL, ये सब देखना जरूरी होता है। फिर सीरम कैल्शियम लेवल देखते हैं, सीरम अमोनिया लेवल देखते हैं, फिर ABG आर्टेरियल ब्लड गैस देखते हैं, आर्टरीज में ब्लड कितना है, उसका गैस कैसा है, उसका प्रेशर कैसा है। तो ABJ करके टेस्ट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ब्रेन रिलेटेड जो भी बीमारियां रहते हैं उसमें आर्टरीज में ब्लड गैस कैसा है, आर्टेरियल ब्लड गैस का टेस्ट होता है, वो बहुत जरूरी होता है। उसके बाद में कोआगुलेशन स्टडीज होता है, ब्लड क्लॉट हो रहा है कि नहीं, कोआगुलेट हो रहा है कि नहीं, कितना परसेंट में हो रहा है, वो ब्लड के सैंपल से होता है। इसके बाद में सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स, तो सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स में फॉस्फेट
फिर देखते हैं कैल्शियम, देखते हैं सोडियम, देखते हैं मैग्नीशियम, देखते हैं जिंक, देखते हैं। बॉडी में हर तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स का पूरा जांच होता है। फिर फॉस्फोरस लेवल देखते हैं। फिर वेस्कुलाइटिस इवैल्यूएशन भी करना बहुत जरूरी होता है। फिर उसके बाद ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ग्लूकोज कितना टॉलरेट हो रहा है उस वो बहुत जरूरी होता है। फिर एंटीबॉडीज टू नर्व कंपोनेंट्स, एंटी एमएजी एंटीबॉडी, ये करना जरूरी होता है। तो कभी कभी सीरम आईजीएम एम प्रोटीन देखना पड़ता है। तो अगर ये सब से हमें पता चलता है कि कौन सी बीमारी है, कौन सी नई बीमारी है। ठीक है। तो आप लोग इसके बारे में, और कल मैंने सीएसएफ का चेक करने का बताया था कि लंबर में पंक्चर करके सेर्बोस्पाइनल फ्लूइड निकाल के फिर चेक करते हैं। आप लोग को कुछ और बताना है तो आप लोग बता सकते हैं। आप लोग को मैंने जो बताया इसके अलावा और कोई टेस्ट मालूम है? वैद्य कंचन मैम, आप कुछ बोलना चाहेंगी? आपके पास जब भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के पेशेंट आते हैं तो आप ये सब करवाती हैं मैम? पेट स्कैन वगैरह रिपोर्ट देखती हैं? कंचन मैडम, आप सुन रही हैं? प्रणाम सर। जी हाँ। सर, यही टेस्ट कराते हैं हम लोग। जैसे आपने बताया, अभी सीटी स्कैन, पेट स्कैन, एमआरआई किया जाता है। जैसे वेरिकोसिटी वगैरह है और पेशेंट में कुछ पैरों में स्वेलिंग आ रही है, तो उसके लिए अलग टेस्ट होते हैं। जैसे कलर डॉपलर्स वगैरह किए जाते हैं। वेनस के लिए अलग होता है, आर्टीरियल के लिए अलग होता है। यही टेस्ट अभी तक के, मतलब कि एकदम हायर सेंटर पे भी जाओ तो आप यही टेस्ट आ रहे हैं अभी फिलहाल। बाकी और शायद हो सकता है इन फ्यूचर और इसमें ऐड हो जाए कुछ, पर हम यही टेस्ट करा रहे हैं सर अभी फिलहाल। जी। जी सर। तो आपको ये एमआरआई वगैरह पढ़ने आता है? सर पूरे तरीके से तो नहीं आता है, पर अभी देख देख के थोड़ी आदत हो गई है तो थोड़ा बहुत समझ आता है। बस थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है उसके लिए। फिल्म्स बार बार हम देख रहे हैं। और वैसे वो जो रिपोर्ट रहता है उसके साथ उसको हम ध्यान में रख के ही आगे का वैसे तो हम आयुर्वेद के हिसाब से ही ट्रीट कर रहे हैं, पर हमें अगर कुछ नया कुछ सिम्टम मिल रहा है या फिर कुछ ऐसे लग रहा है, तो हम उसका भी आधार लेके हम हमारा डायग्नोसिस करते हैं। तो हम वो पेपर पे जो प्रिंटेड रिपोर्ट रहता है उसको पढ़ के भी हम आगे जाते हैं सर। और फिल्म्स में मोस्टली जैसे कि लंबर डिस्क प्रोलैप्स हो रही है, या फिर वो बल्ज हो रही है, या फिर नर्व कंडक्शन उसका कम हो रहा है, साइटिका का प्रॉब्लम आ रहा है, कभी कभी होता है झंझनाहट हो रही है, नर्व सेंसेशन गया है। तो ये जो छोटी छोटी फिल्म्स अभी मैं उसको देख देख के काफी आदत हो गई कि मैं प्रिंटेड रिपोर्ट देखने के पहले ही मैं बता देती हूँ कि पेशेंट को क्या ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। थोड़ा सा ब्रेन का जो है वो काफी स्लाइड्स होती है उसकी, तो इतना अच्छे से नहीं क्लियर हो पाता है। पर अगर हम उसका अच्छे से स्टडी करें तो शायद हम उसे भी अच्छे से रीड कर पाए। और एक्चुअली ना रीडिंग आना ही चाहिए, क्योंकि जो प्रिंटेड रिपोर्ट होते हैं वो भी वो रीड करके ही लिखते हैं, और बहुत लोगों का अलग अलग ओपिनियन भी होता है। जैसे कि वो रेडियोलॉजिस्ट जो जिस टाइप से वो पढ़ रहा है, तो उसको ठीक से पढ़ने आ रहा है नहीं आ रहा है। तो वो ये इसलिए बोल रही हूँ कि अभी कैसे है ना, कि बोल नहीं सकते हैं कि थोड़ा बहुत, मतलब कोई पेशेंट का जैसे 14 mm लिख देता है, कोई 18 mm लिख देता है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आता है उनकी विजुअल कैप्चर से जो उनकी इमेज दिखती है, तो वो में कुछ ना कुछ डिफरेंस आता है सर। इसलिए मुझे लगता है कि हर किसी को एटलीस्ट थोड़ा बहुत पढ़ना आना चाहिए। हम उसके लिए कोशिश करते रहे, हम पढ़ते रहे बुक्स उसके लिए। थोड़ा सा प्रैक्टिकल जो हमारे पास फिल्म्स वगैरह आती है उसको अगर बार बार देखते रहे, तो हम शायद इसको भी हम अच्छे से, या फिर मुझे लगता है कि अभी हमारे जो एजुकेशन है हमारे बीएमएस का, इसमें ये चीजें थोड़ी एड ऑन भी होनी चाहिए कि बच्चों को वहां से ही अगर थोड़ा सा सीखने मिल जाए, मतलब एटलीस्ट थ्योरी पार्ट सीखने मिल जाए, फिर प्रैक्टिकल में जब वो आते हैं तो वो प्रैक्टिकल पार्ट मिल जाए, तो हम लोग भी शायद अच्छे से इसको, क्योंकि हम भी डॉक्टर्स ही है, तो हमें ये चीजें आनी ही चाहिए। पहले जैसे तो नहीं रहा है ना, कि जैसे कि पहले ऋषि मुनि बिल्कुल उनको दिव्य दृष्टि होती थी और वो इजीली कैप्चर कर लेते थे हर चीज को, कि पेशेंट को ये हो रहा है वो हो रहा है। और हर एक वैद्य नाड़ी वैद्य नहीं हो सकता है, और उसको जरूरी नहीं है कि उसको वो चीज आए। पर मुझे लगता है ये अगर हमारी एजुकेशन इसमें अगर इन्वॉल्व हो जाए ये सब्जेक्ट, तो हमें बहुत ज्यादा आगे के जो बच्चे बनेंगे आयुर्वेद वाले, मतलब जो भी आयुर्वेद फिजिशियन बनेंगे, वो शायद इसमें भी निपुण हो जाए। जी सर। और ये अभी समय का डिमांड है कि हमें ये सब चीजें मालूम होना चाहिए।
अभी क्या है कि जो लोग बड़े बड़े हॉस्पिटल से आते हैं आयुर्वेदिक चिकित्सक लोग के पास, अगर हमें ये चीजें पढ़ने ही नहीं आ रही है, रिपोर्ट्स देखनी नहीं आ रही है, तो जो लोग इतना खर्चा करके आ रहे हैं वो बोलेंगे कि ये अनपढ़ गवार है और यहाँ इसने वैद्य लिखा है। हाँ, दिखा तो है कि वैद्य है, लेकिन इसको कुछ कॉमन सेंस वाली चीजें नहीं आ रही है, जो पेशेंट समझ पाता है वो चीजें नहीं आ रही है। तो ये तो बहुत ही बेकार है। ऐसा समाज में हंसी का पात्र नहीं बनना है ना। समय के हिसाब से हमें अपने आप को बहुत कुछ अपडेट करना चाहिए। अभी देखिए आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहा है ईईजी मशीन। ईईजी जो रहता है, इससे हमें ये पता चलता है कि ब्रेन का किस तरह से फंक्शन हो रहा है। इलेक्ट्रोमायोग्राफी, इसमें क्या रहता है कि जिनको वीकनेस है और मसल स्ट्रेंथ बहुत कम है, ईईजी सॉरी, तो इसमें ये करते हैं। इलेक्ट्रोमायोग्राफी अलग होता है, उसमें मसल्स का देखते हैं। ईईजी जो होता है इलेक्ट्रो एनसेफेलोग्राम। एनसेफेलोग्राम में जैसे कि सीजर आ रहा है, किसी को मिर्गी का झटका आ रहा है, ब्रेन में ट्यूमर है, ब्रेन डैमेज हो गया है हेड इंजरी की वजह से, ब्रेन में इंफ्लेमेशन है, अल्कोहलिज्म है, साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है, तो ईईजी करते हैं तो उससे ये सारी चीजें हमें पता चलती है। उससे स्लीप डिसऑर्डर पता चलता है, ब्रेन एक्टिविटी पता चलता है, और जिसका कॉन्शियसनेस कम है, जिसका ब्रेन डेथ हो गया, ब्रेन डेथ की तरफ जा रहा है, तो ईईजी का ये पैटर्न देखिए वो किस तरह से ग्राफ आता है। इससे बहुत कुछ हमें डायग्नोसिस करने में फायदा होता है, खासकर जब मिर्गी के झटके आते हैं तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो शॉर्ट सर्किट हो रहा है उसको हमें अच्छे से डायग्नोसिस करने में फायदा होता है, बिफोर ट्रीटमेंट और आफ्टर ट्रीटमेंट। अब ये कैसे पढ़ते हैं, कैसे क्या करते हैं, इस पर मैं एक और लेक्चर लूंगा। ईजी कैसे पढ़ते हैं, ईसीजी कैसे पढ़ते हैं, हार्ट का जो ईसीजी निकालते हैं, इको इको का जो रहता है टेस्ट वो कैसे रहता है, डॉपलर का कैसे रहता है, वो सब का भी मैं एक एक करके क्लास लूंगा। एमआरआई कैसे रहता है, अभी आप लोग देखिए एमआरआई का जैसे फिल्म है, इसमें 1 2 3 ए बी सी, सी में देखिए वो कहाँ सीएसएफ कहाँ बाहर जा रहा है, लीक हो रहा है। उसके बाद डी ई एफ, इसमें देखिए सीएसएफ बाहर की तरफ कैसे जा रहा है, एफ में तो बहुत ही ज्यादा बाहर चला गया। ये सारा चीज जो है वो एमआरआई से ही हमें पता चलता है। अगर एमआरआई नहीं करेंगे और केवल नाड़ी देख के हम पता लगा रहे हैं, तो ये आज के जमाने में सभी लोग ऋषि मुनि ने, जैसे कंचन मैम ने कहा, हमें ये सारी जो टेक्नोलॉजी है उसका जरूर सहायता करना लेना चाहिए। अभी देखिए सीएसएफ कैसा है, सल्कस कैसा है, स्कल कहाँ पर है, सीएसएफ, फिर गायरस कैसा है, ब्रेन कैसा है, नॉर्मल इमेज और वो जो लिखा हुआ है उसमें से देखिए। ये सारी चीजें मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ आगे के लेक्चर्स में। ठीक है, आप लोग और कुछ बोलना चाहते हैं इस टॉपिक पर? किसको, वीना मैम आप कुछ बोलना चाहती हैं? रेखा मैम, नलिनी मैम कुछ बोलना चाहती हैं आप इस टॉपिक पर? अभय सर, हरिहर सर कुछ बोलना चाहते हैं आप लोग? पल्लवी मैम, आप लोग कुछ बोलिए इस टॉपिक पर। अगर नहीं बोल रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैं अभी सेशन बंद करता हूँ। हम लोग आगे के लेक्चर्स में, आज अभी तो मैं ये सेशन 3 लेक्चर करके बंद कर रहा हूँ। आगे कभी फ्यूचर में हम लोग एमआरआई कैसे पढ़ते हैं, सीटी स्कैन कैसे पढ़ते हैं, एक्सरेज को कैसे देखना चाहिए, वर्टिब्रास में क्या चेंजेस हो रहे हैं वो कैसे करना चाहिए, इन सब पे और कभी लेक्चर लूंगा। तो एक बार जाते जाते आप लोग सारे जो इमेजेस मैंने पीपीटी बनाए वो आप लोग देखते जाइए। ये देखिए एमआरआई ऐसे होता है, ईईजी का ऐसे पैटर्न में ग्राफ आता है, ईईजी मशीन ऐसे रहती है, अलग अलग कम पावर के कम वोल्टेज में इलेक्ट्रिक करंट डाला जाता है और फिर ब्रेन का पूरा ब्रेन मैपिंग होता है ईईजी। फिर उसके बाद एमआरआई का ये है, सीटी स्कैन एमआरआई स्कैन कैसा होता है ये आपको दिखा रहे हैं। फिर उसके बाद में नर्व कंडक्शन स्टडी जो रहती है वो कैसे रहता है, एनसीएस, नर्व कंडक्शन वेलोसिटी टेस्ट ऐसे होता है नर्व में डाल के। फिर विजुअल इवोक पोटेंशियल टेस्ट ऐसे होता है, विजुअल इवोक पोटेंशियल ऐसे देखते हैं नॉर्मल और एबनॉर्मल। काइसर फ्लेशर रिंग टेस्ट ऐसे होता है। सीटी स्कैन मशीन देखिए कैसा होता है, एक्सरे मशीन कैसा होता है, एमआरआई का कैसे होता है, एमआरआई को ऐसे रहता है। फिर पेट स्कैन, और भी सबसे अच्छा टेक्नोलॉजी का भी पेट स्कैन आ गया है। बस इतना मुझे बताना था। ये नर्व कंडक्शन का जो है वो ऐसे डाल के नर्व कंडक्शन देखते हैं। तो अभी मैं सेशन बंद करता हूं, अब हम 9 बजे मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को, थैंक यू।